हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी देख रहे थे 6 क्लास का SCERT की किताबें अतीत से वर्तमान तक। तो एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज, है ना। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से दिख रहा होगा, है ना। यहाँ अच्छा से आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से सबसे ज़्यादा सवाल आपके BPSC में पूछा गया है। सिविल सर्विस की एग्ज़ाम हो, है ना, 70 BPSC हो, उसमें पूछे जाएंगे। और आपके BPSC जो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 है या 4.0 है, यहाँ से भी सबसे ज़्यादा सवाल आपको हड़प्पा सभ्यता से ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हमारे भारत में एक ऐसी सभ्यता की खोज हुई जो पूरे विश्व के इतिहास की बात हम बता रहे हैं। पूरे विश्व में यह सभ्यता अद्वितीय रहा। उस समय की बात है 2350 BC से लेकर के 1750 BC तक इसके शासनकाल को हम लोग, मतलब इसके साम्राज्य के एक कालखंड को हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि नगर निकास प्रणाली, यानी कि नगर नियोजन की जो व्यवस्था है और जल निकास प्रणाली की, यह अद्वितीय है। और ऐसे यानी कि समकालीन जितने भी इसके सभ्यता होते हैं उनमें यह अद्वितीय स्थान, यानी कि सबसे शीर्ष पे स्थान रखता है। प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो प्राप्त हुआ लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, जिसके बारे में बहुत कुछ ऐसा बात है जो प्रमाणिक तौर पे आप नहीं कह सकते। हालांकि इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और सवाल यहीं से पूछा जाता है। अधिकतर साक्ष्यों से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ना। तो साक्ष्य भी हम लोग करेंगे। कहा जाता है कि लगभग 150 साल पहले, है ना, पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पापुरा स्थल जो खंडहर था इसका पता लगा। रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी और उसी पीरियड में जब हम पंजाब के क्षेत्र को देखेंगे, पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र को, तो ब्रिटिश हुकूमत यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जो खंडहर मिला उसके ईंटों का प्रयोग भी यहाँ पे किया। और देखा जाए तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उस ईंटों को क्या किया, अपने घरों को बनाने में भी उपयोग किया। तब जाकर के ये बात पुरातत्ववेताओं को पता चली, है ना। तब जाकर के इसका संरक्षण किया गया और जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि यह प्राचीन भारत के इतिहास में प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा नगर की खोज। और यही वजह था कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हालांकि इस सभ्यता का बहुत सारा नाम है। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता हो जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाता है, काशयुगीन भी सभ्यता कहते हैं, है ना। लेकिन प्राथमिकता हड़प्पा सभ्यता का ही दिया जाता है ना। तो देखिए, हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। क्या कहते हैं, हड़प्पा के अधिकांश जो नगर है 2 हिस्सों में विभाजित है। उस ज़माने में जैसे पहला दुर्ग की बात करें, है ना, और दूसरा दुर्ग की अगर बात करें तो पहला दुर्ग जो था वो हो जाता है आपका कृत्रिम रूप से, यानी कि मिट्टी भर करके इस किला को क्या किया गया था, ऊंचा बनाया गया था। इस दुर्ग को ऊंचा बनाया गया था और इसी में सबसे ज़्यादा अमीर लोग कहें या कुलीन लोग कहें, है ना, कुलीन वर्ग के लोग इसमें निवास करते थे। और सामान्य वर्ग के जो लोग थे निचली दुर्ग में, है ना, निचली दुर्ग में निवास करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं निचली दुर्ग में निवास करते थे। और यही बात कहता है हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे, है ना। पहला पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु सुखी संपन्न है ना। देख रहे हैं आप, पश्चिमी हिस्सा क्या है,
जैसे हम लोगों ने कहा था, यहाँ वाला ये पश्चिमी हिस्सा हो जाता है और ये हिस्सा क्या है, पूर्वी हिस्सा हो जाएगा, है ना। ये पूर्वी हिस्सा हो जाता है, ये पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा। ये ऊंचाई पर था, है ना, ऊंची दुर्ग हो जाता है। इंसानों के द्वारा इसको मिट्टी से भर के बनाया गया था, लेकिन यह प्राकृतिक था, है ना। और ये कहता है कि यहाँ रहने वाले लोग क्या थे, अमीर जो होगा सुखी संपन्न होगा ही, है ना, उसको सुकून, बहुत सारा लग्जरियस लाइफ होता ही है। और गरीब और सामान्य लोग जो हैं उनके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। जैसे आप ही तैयारी कर रहे हैं एक बीपीएससी टीचर का, है ना, अगर आप बहुत अच्छी, मतलब कहा जाता है करोड़पति अरबपति होते तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्षेत्र में आते, है ना। तो देखिए सुखी संपन्न वाली जो बात होती है यहाँ पे, है ना, ये कुलीन वर्ग दिखाता है जो सरकारी नौकरियों के पीछे पागल नहीं होता, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ देखेंगे पश्चिमी हिस्सा हम लोगों ने देखा, जहाँ पे छोटा तो है लेकिन परंतु सुखी संपन्न लोग वहाँ पे रहते हैं, ऊंची जगहों पर बसा हुआ है। और पूर्वी हिस्सा की अगर बात करें, जो हम लोगों ने देखा, बड़ा है परंतु निचले एवं साधारण लोग वहाँ पे निवास करते हैं, है ना। क्योंकि देखिए बहुत हमारे भारत में ही देखिए अरबपतियों की संख्या कितना है, करोड़पतियों की संख्या कितना है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में सबसे ज़्यादा है। और इस समय तो सबसे ज़्यादा गरीबी बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा भूखमरी बढ़ गई है ना। और सबसे ज़्यादा बेबसी, सबसे ज़्यादा भिक्षावृत्ति, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वर्तमान के सरकार में देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक हिस्सा हमारा पूर्वी हो जाता है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी होता है, इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं ताकि ये प्रश्न पूछता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे। पूछा जाता है आपसे, यहाँ पे देखिए हड़प्पा नगर की स्थिति है, नगर हो जाएगा, खोजकर्ता हो जाता है, वर्ष कब खोजा गया और किस नदी के तट पे है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हड़प्पा की खोज किसने किया था, पूछा जाता है। बहुत बीबीआई है, कम से कम इसे रट लीजिए, है ना। इसको ज़रूर आप लोग रट लीजिए, याद रखिएगा एकदम, ताकि भूल ना पाइए आप, है ना। एकदम याद रखिएगा, मेरे साथ ही याद कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है ना। दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है और इसका खोज 1921 में किया गया। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ है, एक बार देखिए, रावी नदी के तट पर हो जाता है हड़प्पा, है ना। हड़प्पा कहाँ पे है, रावी नदी के तट पे हो जाता है ना। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कहाँ है, तो ये आपको पाकिस्तान में है ना। ये पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी ज़िला है ना, ये वर्तमान के पाकिस्तान में है, ठीक है, याद रहेगा। अगला देखिएगा, याद हुआ हड़प्पा सभ्यता की खोज क्या हो जाता है, दयाराम साहनी हो जाएंगे, 1921 में खोज किया जाता है। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है, रावी नदी। और आप जानते हैं रावी नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी है ना। और सिंधु की सहायक नदियों में आपका झेलम आ जाएगा, है ना, झेलम हो जाता है, चिनाब हो जाएगा, है ना, रावी हो जाता है ना, ब्यास हो जाएगा, और उसके बाद सतलज हो जाता है ना, सतलज हो जाता है। और यही हड़प्पा नदी के किनारे पूछा जा सकता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो रावी नदी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो, है ना। मोहनजोदाड़ो को समझने के लिए मोहनजोदाड़ो एक मूवी है ना, टाइम निकाल के आप चाहें तो देख सकते हैं। वहाँ का व्यवहार, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा। तब जा कर के आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, है ना। और किसका है वो मूवी, मेरे ख्याल से एनामिस कर रहा हूँ ठीक है, ओ सॉरी, चलिए आप लोग बताइए अगर याद आए तो। मोहनजोदाड़ो जो है ये हो जाता है राखालदास बनर्जी ने इसको खोजा, है ना। मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया, तो राखालदास बनर्जी हो जाते हैं। और ये मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुआ था, हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ था। मोहनजोदाड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पे है ना। ये प्रश्न पूछा गया है, मोहनजोदाड़ो जो है किस नदी के तट पे है, सिंधु नदी के तट पे, ठीक है।
और ये देखिएगा, और ये भी पाकिस्तान में है, लड़काना जिला में पड़ता है यह, है ना। और ये भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है ना, वर्तमान के पाकिस्तान में है। और हड़प्पा भी वर्तमान के पाकिस्तान में है। यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया, और यही मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, और ये हो जाएगा हम लोग का कालीबंगा, है ना। आगे हम लोग देखेंगे। चलिए ये हो जाता है हम लोग का कालीबंगा, है ना। और कालीबंगा से देखिएगा, कालीबंगा, है ना। तो कालीबंगा का खोज किसने किया, ब्रजवासी लाल ने किया था, है ना। कालीबंगा की खोज किसने किया था, एक बार देखिए आप लोग, कालीबंगा का खोज किसने किया था, है ना। देखिए कभी कभी एएस घोष भी कहा जाता है ना, राजलाली घोष हो जाएंगे। और याद रखिएगा इसकी खोज 1961 में किया गया, है ना। और यह जो है घग्गर नदी के किनारे, एक बार देखिए याद रखिए आप लोग, याद करिए कम से कम, है ना। कालीबंगा जो है, कालीबंगा की खोज कब किया गया, तो एक बार देखिए कालीबंगा की खोज जो है ना, ये आपको कभी कभी देखिएगा 1953 भी दिखाता है ना। और कालीबंगा जो है आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, है ना। कालीबंगा कहाँ पे, तो राजस्थान में। और लोथल जो देखते हैं आप, लोथल, इसके रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1954 में, है ना। लोभ, अक्सर आपसे दो चीज़ें पूछा जाता है, लोथल जो है किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा, है ना। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी हो जाता, अक्सर यही पूछा जाता है। कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे, तो ये भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा, अक्सर यही पूछा गया है। और धौलावीरा की बात करें तो आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की 1989-1990 में, और ये लूनी नदी के तट पे है धौलावीरा, है ना। धौलावीरा क्या है, लूनी नदी के तट पे है। और आगे हम लोग देखेंगे चन्हू दड़ो, है ना। चन्हू दड़ो से लिपस्टिक की साक्ष्य भी मिला है। तो चन्हू दड़ो का खोज किसने किया था, गोपाल मजुमदार ने किया था। गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में। यह सिंधु नदी के तट पे है चन्हू दड़ो, है ना। चन्हू दड़ो किस नदी किनारे, देखिए नदी के किनारे तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना ही रखना है। खोजकर्ता और कभी मानते हैं ये डेट अगर भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, बट नदी याद होना चाहिए, नदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चन्हू दड़ो जो है गोपाल मजुमदार के द्वारा खोजा गया 1931 में, और यह जो चन्हू दड़ो है सिंधु नदी के तट पे हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है श्रृंगपुर, है ना। इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने किया था 1931 से 53 ईस्वी में, और यह श्रृंगहर मादर नदी के किनारे है ना। श्रृंगपुर जो है मादर नदी के किनारे हो जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए अगला कहता है कि मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला, है ना, जिसे पुरातत्वविदों ने, जैसे तालाब की बात यहाँ पे देखिए, ये पूछता है आपसे कि स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुआ है ना। स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है ना। तो स्नानागार की प्राप्ति की अगर बात करें हम लोग यहाँ से, तो देखिए ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो जाता है ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, और ये सार्वजनिक स्थल है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि शायद वहाँ पे, शायद संभावना व्यक्त किया जाता है कि शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा, है ना। कहता है पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है ना। और तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी थी, और तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना था, और पानी का रिसाव रोकने के लिए, देखिए कितना डेवलप था यह, पानी के रिसाव को रोकने के लिए क्या किया गया था, प्लास्टर के ऊपर चारकोल का परत चढ़ाई गई थी, है ना। और तालाब के पास एक कुआं मिला है, तालाब के पास एक कुआं मिला है। स्नानागार का पानी इसी कुआं से निकाले गए पानी से भरा जाता था। कहा जाता है कि स्नानागार में जो पानी है कुएं से निकाल करके भरा जाता था, और वहाँ से एक मोरिया निकली थी कि गंदे पानी को हमेशा वहाँ से बहा दिया जाता था, है ना। यह एक सार्वजनिक स्थल है,
सार्वजनिक स्थल है और ये धार्मिक अनुष्ठानों से शायद ऐसा उम्मीद किया जाता है कि इसका उपयोग किया जाता होगा, है ना। स्नानागार में पानी निकालने की व्यवस्था थी, ठीक है। स्नानागार में अक्सर आपसे यही पूछा जाएगा कि स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुआ है, बस यही सब चीज़ें। स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुआ है ये बताइए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कहता है कि स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे, है ना, विशिष्ट अवसर पर स्नान करने के लिए, ठीक। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली है और इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचान शुरू हुई। ऐसा कहा जाता है कि शायद वहाँ पे कुछ ऐसा अकाल जैसा संभावना न व्यक्त किया जाए, है ना, उसे निपटने के लिए वहाँ पे कोठार की, अन्नागार की मतलब स्थापना किया जाता था। और इसका कॉमन अगर देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, है ना, और लोथल में मिलता है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, पूछा जा सकता है आपसे कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ पे मिला है। अग्निकुंड का, तो अग्निकुंड का जो साक्ष्य है कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होता है। कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होता है ना। देखिए इसको पढ़ने अगर चाहते हैं आप पढ़ने के लिए, तो मैंने हड़प्पा सभ्यता बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे वीडियो को, है ना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल अगर उसे आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रश्न आपका अगर हड़प्पा से बीपीएससी और यूपीएससी पूछता है तो गड़बड़ होगा, है ना। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो कालीबंगा और जो लोथल है ना, अग्निकुंड की प्राप्ति होती है, आपके लिए बहुत वीवीआई हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अग्निकुंड का जब साक्ष्य मिला तो आपको ये लगता है कि शायद यहाँ पे यज्ञ किया जाता होगा, है ना। और देखते हैं नगरीकरण की जो शुरुआत है हड़प्पा सभ्यता के समय से ही शुरू हुआ, है ना। क्या हो जाता है नगरीकरण की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, नगरीकरण की जो शुरुआत हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो नगरीकरण देखिए नगर नियोजन के लिए विशेष था ही इसकी विशेषता, और यह जो उत्कृष्ट है यह नगर नियोजन के लिए फेमस है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया के सबसे विकसित अवस्था में थी, यह शहरीकरण वाली व्यवस्था थी, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिएगा, इस समाज के बारे में कहा जाता है कि यह मातृ प्रधान समाज था। देखिए पूरी दुनिया में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े या किसी का भी इतिहास पढ़िए, जहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर होने लगे, जहाँ पे मुखिया के रूप में एक महिला जब सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल करने लगती हैं, वह समाज बहुत डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। अगर किसी निर्णय में हिस्सेदारी अगर महिलाओं का होने लगे तो वह समाज सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में पाया जाता है। अगर घर की प्रधानता अगर महिलाओं को दिया जाने लगे तो वह घर का जो संरचना है बहुत बेहतर माना जाता है। यह सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि जितने भी सामाजिक संरचना आप पढ़ते हैं उससे ये बात पता चलता है। ये भी पता चलता है कि अगर महिला किसी पोस्ट पे चली जाए या महिला किसी बड़े बड़े पद पे चली जाती हैं तो सिर्फ काम की बात होता है, उससे पाखंड की बात नहीं होता। और इसलिए देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं जो खास करके महिलाएं जो बहुत बड़े पोस्ट पे रही हैं उसकी तरक्की और विकास सबसे ज़्यादा हुआ है ना। जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत में बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप पढ़ेंगे तो मेडबल इंडिया में एक रजिया सुल्तान होती हैं, उनके बारे में इतिहासकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ महिला पुरुषवादी मानसिकताओं के बीच में रहीं और बहुत सारा चीज़ हो गया। जैसे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारा जो दृष्टिकोण है बहुत सारा चीज़ है जो दिखता है। हमने हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान समाज कहा और ये भी कहा कि पूरी दुनिया में ऐसी सभ्यता कहीं नहीं मिलेगी जो सबसे ज़्यादा डेवलप था। उसके बाद यह सभ्यता जैसा जो डेवलपमेंट आज भी हमारे भारत के किसी भी समाज में नहीं दिखता। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हड़प्पा की बात है। हड़प्पा की सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी और कांसा की अगर बात करें तो तांबा है ना और प्लस टीना, तांबा और टीन को गला करके ये लोग बनाते थे कांसा, और यही वजह था कि इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया।
अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता ही लोगों को कांसा का ज्ञान दिया। पूरी दुनिया में सबसे पहला जो कांसा बनाने का जो कला था वो हड़प्पा वासियों के ही पास था। और यही वजह था कि यह गलाने की जो प्रथा या जो तकनीक था, यह तकनीक और लोगों को दिया और इसका जो देन रहा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को माना जाता है। यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा जो सभ्यता है मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों से जो आप देखते हैं बहुत सारी नारी मृण मूर्तियाँ मिलती हैं, वो सबसे ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जिसके वजह से इतिहासकारों को लगता है कि यह सभ्यता मातृ प्रधान समाज रही होगी, है ना। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और भी देखते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे जो प्रकृति पूजक ये समाज होता है, लेकिन हड़प्पा में अगर एक चीज़ देखेंगे तो हड़प्पा में एक महिलाओं के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया जाता है। रिप्रोडक्शन का वो जो प्रमाण है आपको वहाँ से मिलता है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है ना। लोगों को ये लगेगा कि शायद हमारा हिंदू धर्म है यही दिया है ना। ये देखिए ऐसे ऐसे होता है ना, इसी को स्वास्तिक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक का जो चिन्ह है यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्या यह हड़प्पा सभ्यता की देन हो जाता है। पूरी दुनिया को हर धर्मों में ये पाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का है। देखिए हड़प्पा निवासी का रुचि संतरज खेल में था। पूछा जाएगा, एक एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रटिए, है ना। जैसे हड़प्पा पूछा जा सकता है कि मनोरंजन का क्या क्या स्रोत हो जाता है। देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी सभ्यता और कॉन्सेप्ट हम देना नहीं चाहते क्योंकि बहुत कम टाइम है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी सभ्यता है, जितनी भी संस्कृतियां हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो, जैसे हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में उतना पॉपुलेशन नहीं था और जहाँ पे जनसंख्या अपनी लिमिट में हो, है ना, तो वहाँ का समाज भी बहुत ज़्यादा डेवलप माना जाता है। यहाँ पे देखिए कहता हड़प्पा निवासी शतरंज खेलते थे। देखिए एक समाज में हमारे भारत में एक चीज़ देखिएगा, कहा जाएगा 2021 के अनुसार ये कहा जाएगा कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, तो भारत का है। और भारत के लोगों को ये सोच करके और ये देख करके खुश नहीं होना चाहिए। आने वाले वक्त में ये आपके लिए एक काल का निर्माण कर रहा है, जो सारा की सारी जनसंख्या पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत सबसे पहले गुलाम हो जाएगा ऐसी स्थिति में। और इस पे कंट्रोल सबसे ज़्यादा जो समझदार है आपका कंट्री, आपके बगल में जो पड़ोसी है चाइना, उसने लगाम लगा दी। लेकिन भारत के लोगों को क्या लगा, इस पे खुश होने की बात नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। तो जनसंख्या विस्फोट हमारे भारत में, और विस्फोट हमेशा क्या होगा, है ना। ये क्रांति नहीं है कि मतलब हरित क्रांति हो जा रहा है, नीली क्रांति हो रहा है, पीली क्रांति हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कहा जाता है कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा, जैसे जितना भी डेवलप फैमिली है, जितना भी विकसित परिवार है, उनके पास साधन है किसका, मनोरंजन का, है ना। लेकिन गरीबों के पास साधन क्या है, उनके बीबी, है ना, उनके बीबी साधन बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चे सर्वाधिक होते हैं। खैर चीज़ों को समझिएगा तो ये होगा। और देखते हैं आगे हम लोग, हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। पूछा जाता है आपसे, है ना, हड़प्पा के जो लोग हैं, हड़प्पा के लोग, क्या उनको लोहे की जानकारी थी, है ना, उनको लोहे की जानकारी थी? नहीं, लोहे की जानकारी तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। और यही लोहा द्वितीय नगरीकरण में क्रांति का काम करता है। द्वितीय जो नगरीकरण है इसी को विकसित करता है लोहा, है ना। और लोहा की प्राप्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है। और लोहा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, लेकिन लोहा की प्राप्ति हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, लोहा बाद में मिलता है। और यहाँ के जो लोग थे वहाँ पे कांसा की, है ना, कला की जानकारी थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग क्या था, लाल थे, है ना। पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में जो रंग था, प्रमुख रंग क्या हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था, है ना। यानी कि क्या कहते हैं उस समय में,
जैसे आपने मेसोपोटामिया की बात की, जब पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का समकालीन सभ्यता कौन सा है, तब तो आपको समझ में आएगा कि मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया के मोहरे आपको भारत में भी मिला है ना, और वहाँ पे देखेंगे, और यहाँ का जो मोहर है वहाँ भी प्राप्त हुआ है ना, जिसकी तादम्य से पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध था। जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का भी तो संबंध है अन्य पड़ोसियों से, है ना, अन्य पड़ोसी देशों के साथ क्या है, संबंध है। तो संबंध अगर देखेंगे हम लोग बीपीएससी में एक इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो संबंध हम लोग पढ़ाते हैं, तो देखिएगा अगर हम लोग वर्तमान के संबंध के बारे में कहते हैं, जैसे माने अगर मानते हैं कि हमारे और आपके बीच में संबंध, तो हमारे और आपके बीच में संबंध दो ही प्रकार से हो सकता है ना। हमारे और आपके बीच में संबंध कैसा होगा, दो प्रकार से होगा, या तो संबंध अच्छा होगा, नहीं तो संबंध बुरा होगा। अगर संबंध अच्छा हुआ, है ना, अगर संबंध अच्छा हुआ तो खाना पीना आना जाना सब कुछ होगा, लेकिन अगर संबंध खराब हो गया तो सब कुछ रोक लगा दिया जाएगा। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच देखते हैं, संबंध खराब हुआ सब कुछ ठप, संबंध अच्छा हुआ तो सब कुछ ठीक। वही चीज़ें हैं जो पढ़ना है हम लोग को। तो यही संबंध की बात है। उस समय मेसोपोटामिया के साथ हमारे भारत का हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध था, है ना। और देखिए मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वृक्ष और पशु की पूजा करते थे, अर्थात कैसा थे, प्रकृति पूजक थे। क्या थे वो, प्राकृतिक पूजक थे, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें वो पूजा करते थे। जैसे आज भी वर्तमान में देखते हैं हमारे गांव में, ऐसा नहीं है, हम लोगों के गांव में अगर भारत के गांव की बात करें तो आज भी लोग पीपल के वृक्ष को पूजते हैं, आज भी तुलसी के पेड़ को पूजते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, है ना, जिनकी पूजा किया जाता है। कहीं ना कहीं उसका अंश आज भी हमारे समाज के अंदर दिखाई देता है ना। तो हड़प्पा के लोग इसलिए ताबीज़ पहनते थे, संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारा जो अन्य जैसे परलोक पे जो और या भूत प्रेत या जो भी जादू टोना जो अंधविश्वास है, ये आज की देन नहीं है ना। इसकी कहानी और इसकी जड़ें बहुत ही पुरानी हैं और कहीं ना कहीं हमारे समाज में यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आज भी अगर देखते हैं तो अगर किसी के सब परिवार में, है ना, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो व्यक्ति जिस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हो, जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं उसका कमंडल हो गया या तंबाकू यूज करना या कुछ ऐसा चीज़ें जो बार बार उसको आदत में शुमार हो जाए, तो उस चीज़ को समझिए कि शमशान जब हम लोग दाह संस्कार करते हैं तो उस चीज़ को क्या करते हैं, उसी के साथ उसे भी दफन कर देते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ भी है। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे, है ना, दफनाते और जलाते भी थे, और साथ ही साथ जादू टोना जो है देख रहे हैं, उसके साथ ताबीज़ पहनना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों में था, जो आज भी हमारे समाज में है ना। देखिए हड़प्पा की सड़कें और नालियाँ और इमारतें हम लोग देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसमें कहता है कि हड़प्पा के नगर प्रायः 1 या 2 मंजिले, है ना, कुछ तो 3 मंजिले थे। प्रत्येक घर में एक आंगन था और कहा जाता है कि घर का जो दरवाज़ा है, जैसे हम लोग जाते हैं तो मेन सड़क की तरह खुलता है हम लोग का दरवाज़ा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के सारे दरवाजे उनके पीछे की तरफ बने हुए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्यतः सड़कों की बजाय गली में खुलते थे, यानी कि पीछे खुला करते थे, है ना। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नलियाँ बनी थी। इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था, बहुत बेहतरीन तरीका था। कहा जाता है इसके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय व्यवस्था थी, जैसे आप देखेंगे शंघाई जैसे और न्यूयॉर्क जैसे सिटी में आपको बहुत बेहतरीन मोरियाँ बनी होती है। आप अभी देखते हैं पटना में अगर आप होंगे तो यहाँ पे अगर बारिश हो जाए, भिकना पहाड़ी और क्या बोलते हैं मुशल्लापुर हाट वगैरह में थोड़ा सा अगर बारिश हो जाए तो समझिए कि पानी का निकासी ही नहीं हो पाता और बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो सोचिए आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई। यहाँ तक कि आप मुंबई देखते हैं, दिल्ली भी देखते हैं, तो ऐसा डेवलपमेंट अभी भी नहीं दिखता है ना।
तो ये देखिए, गलियां और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। गलियां और क्या होता है, जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और ऐसा हमने दिल्ली में जब हम लोग मुखर्जी नगर थे, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे यूपीएससी का, है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सड़क दिखते थे, तो अच्छा लगता था, बढ़िया लगता था कि तब हम लोग को समझ में आया कि अच्छा ये बिल्कुल समकोण पर काटने वाली अवस्था में दिख रही है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा और इसे याद करना होगा आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बीपीएससी में बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा गया है, बहुत VVI है ये, है ना, पूछा जा सकता है यहाँ पे। ये व्यापार को लेकर के जो है यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, है ना। आयात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, ठीक है, आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं, आपसे पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी भी हम बोलेंगे, बहुत ही VVI है ना। तांबा कहाँ से आयात होते थे, है ना, तो तांबा राजस्थान में कहाँ, खेतड़ी से, है ना। सोना की अगर बात करें तो आज भी कर्नाटक में सोना मिलता है ना, सबसे ज़्यादा कोलार के खान से सोना की प्राप्ति होती है। आयात कहाँ से किया जाता था, तो कर्नाटक हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, तांबा कहाँ, तो राजस्थान हो जाएगा, है ना। सोना कहाँ से, तो कर्नाटक हो जाता है। और चांदी की बात करें तो चांदी कहाँ से हो जाता है, अफगानिस्तान और ईरान हो जाएगा, है ना। VVI है, अफगानिस्तान और ईरान हो जाएगा, ठीक है। देखिए बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जैसे हम लोगों ने किया था, हड़प्पा की खोज किसने किया, कब किया, है ना, या किस नदियों के किनारे बसा है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्ति हुई, मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्ति हुई, लोथल से क्या हुआ, क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, है ना, चन्हूदड़ो से क्या मिला, धौलावीरा से क्या मिला, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं यहाँ से अधिकतर फैक्ट पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये आयात वाला जो है, हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात जो सामान किया करते थे उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया। जैसे हम लोगों ने तांबा किया राजस्थान से, सोना कहाँ से, कर्नाटक से, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, है ना, बैदुर मनी जो है अफगानिस्तान से, बदखसा से, फिरोजा की बात करें तो मध्य एशिया से प्राप्त करते थे, और समुद्री उत्पाद की बात करें तो गुजरात से प्राप्त करते थे, और लकड़ी की बात करें तो ये जम्मू से प्राप्त करते थे, है ना। इसे याद रखना ही रखना है, एकदम याद रख लीजिए, 1-2 बार भी अगर रिवीजन करते हैं तो याद हो जाएगा, है ना। लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते थे, तो जम्मू से, समुद्री उत्पाद जो है गुजरात से, और फिरोजा मध्य एशिया से, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखा जाए। देखिए यही हम चर्चा कर रहे थे आपसे, मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा मिलती है ना। मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलुहा की चर्चा मिलती है। और मेलुहा की अगर बात करें तो देखिए मेलुहा क्या है, सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है मेलुहा, है ना। और मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा की चर्चा मिलती है, आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मेलुहा का जो तादत में है, यह सिंधु के क्षेत्र के प्राचीन नाम से लगाया गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। इससे क्या होता है, प्रतीत होता है, इससे क्या होता है, प्रतीत होता है ना। यानी कि मेसोपोटामियाई अभिलेख में मेलुहा की प्राप्ति एक व्यापारिक संबंध होने का प्रमाण देता है ना। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां, है ना, भारी संख्या में मिला है। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां, नारी मूर्तियां हैं, भारी संख्या में मिला है। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, है ना। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, और ये भी बहुत बार पूछा गया है ना। और मातृ देवी के पूजा का प्रचलन था। हम इसमें NCERT का भी कुछ ऐड किए हैं, हम आपको बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए SCERT की किताबें जो है कितना महत्वपूर्ण है। NCERT में बहुत सारी बातें ऐसा नहीं है कि लिखा गया है, लेकिन उससे कहीं बेहतर मटेरियल की अगर बात करें तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो है SCERT की किताबें। अगर बिहार के एग्ज़ाम को फाइट करना है तो आपके पास SCERT की किताबें, SCERT की किताबें होनी चाहिए। एक बार पढ़ लीजिए,
आपका कोई भी एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी सिविल सर्विस क्यों ना हो, आपका पीटी और मेन नहीं रुकेगा, है ना। हम लोग इसका भी ज़रूर संदर्भ देते हैं अपने स्टूडेंट को। एक मुहर पर पुरुष देवता का चित्र भी मिला। इसका संबंध पशुपति महादेव से स्थापित होता है। हमारे यहाँ जो पिछले 67 और 8 में देखेंगे तो अधिकतर रिजल्ट उन बच्चों का हुआ जिन्होंने 6 क्लास से लेकर के, है ना, 10th क्लास तक SCERT की किताबें पढ़वाए थे। हम SCERT की किताबें पढ़वाए थे। इसमें पढ़िएगा तो इसमें पॉलिटी जो दिया हुआ है ना, आपको ज्योग्राफी दिया हुआ है ना, साइंस दिया हुआ है। अगर इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए तो इसमें से बहुत ऐसे पार्ट हैं जो डायरेक्ट आपको मेंस में पूछे जाते हैं, है ना। और हमने करवाया था और लड़का लोग फाइट किया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक सिंह वाला गैंडा, है ना, कुबड़ वाला सांड का विशेष महत्व था, पूछा जा सकता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में पूछा जाएगा कि गाय की प्राप्ति होती है, तो गाय की प्राप्ति नहीं होता है, गाय का साक्ष्य मिला ही नहीं है हड़प्पा में। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि कुबड़ वाला सांड का प्रमाण तो मिलता है लेकिन गाय का प्रमाण नहीं मिलता। अब अपना दिमाग यहाँ पे चलाइएगा और प्रश्न ने लिख दिया कि हड़प्पा सभ्यता में गाय की प्राप्ति होती है और आपने लिख दिया हाँ तो हो गया, है ना। आपने तो सही सोचा, आपका कॉमन सेंस। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे प्रमाणिकता नहीं है, यहाँ पे वैसा साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुआ जो ये साबित करे कि वहाँ पे गाय थी, है ना। तो कुबड़ वाला सांड जो है वहाँ पे सबसे विशेष महत्व रखता है और साथ ही साथ वहाँ पे एक सिंह वाला जो है, एक सिर वाला जो गैंडा है, एक सिर वाला गैंडा, ये खास महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। देखिए हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता, इसे भी याद रखिएगा। मंदिर का जो प्रमाण है कभी भी नहीं मिला यहाँ से, है ना। लेकिन हाँ, पूजा पाठ की जो पद्धतियाँ हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से ज़रूर मिलती हैं। लेकिन मंदिर की अगर प्रमाण की बात करिए तो गुप्ता से स्टार्ट होता है, गुप्त काल से, है ना, गुप्त काल से स्टार्ट होता है। और पूरी दुनिया में सबसे पहले मूर्ति का पूजा जिस भगवान का किया गया पूरी दुनिया में सबसे पहले, वो बुद्ध ही है। बुद्ध को मानव के रूप में सबसे पहले पूजने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों ने देखा कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार का प्राप्त होता है। तो स्नानागार की प्राप्ति कहीं ना कहीं सार्वजनिक धर्म स्थल होने का प्रमाण देता है और यह देता है कि शायद वो लोग धर्म के अनुष्ठान की विधि के लिए वहाँ पे लोग स्नान करते होंगे, मैंने कहा होंगे, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे धौलावीरा, है ना। देखिए हमने कहा जल निकास प्रणाली। हमारे भारतीय सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता में जो जल का उन्नत प्रबंध जो था, उन्नत प्रबंध जो दुनिया के किसी भी समकालीन सभ्यताओं में नहीं मिलता है, वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख देन थी, उसकी विशेषता थी, है ना। और वो धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। देखिए धौलावीरा गुजरात के पश्चिम कोने में बसा था, है ना। और धौलावीरा में देखेंगे तो अधिकतर आप किसी भी साइट का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे 2 दुर्गों का मिलना एक कॉमन बात होता है। लेकिन यहाँ पे धौलावीरा में 3 भागों में विभाजन देखने को मिलेगा, है ना। एक देखते हैं गड्ढी नगर हो जाता है जो नगर की किलेबंदी होती थी। एक हो जाता है मध्य नगर जो किलेबंद था। गड्ढी नगर और मध्य नगर के क्या करता है, आपस में जुड़े हुए थे। और सबसे निचला जो किला है, नगर है, किले बंद नहीं थे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा समान वर्ग के लोग रहते हैं। आज भी आप देखिएगा, ऐसे बहुत सारे अभी भी गांव में ऐसे लोग हैं, जनजातीय समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे भी ओबीसी एससी एसटी वाले ऐसे भी समाज सोसाइटी में ऐसे देखते हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रबंध नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे समाज के लोग हैं, है ना, जो बहुत ही पैसे वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ये सशक्त हैं, तो उनके आप लोग शहर में अगर होंगे तो शायद देखते ही होंगे। छोड़िए आगे चलते हैं। राजकीय, है ना, निचला नगर क्या है, किले बंद नहीं थे। राजकीय सामाजिक धार्मिक सभाओं में, है ना, राजकीय सामाजिक धार्मिक सभाओं उत्सवों के लिए खूब चौड़ा और खुला मैदान था, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लोथल से सवाल पूछे जाते हैं। लोथल
हम लोग लोथल भी किए थे। तो लोथल की बात करें तो ये देखिए, लोथल जो है खंभात की खाड़ी से निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पा नगर था लोथल, है ना। तो देखिए लोथल से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। लोथल जो है ना, लोभ यानी कि भोगवा नदी के किनारे है, ये बार बार पूछा जाता है। किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे हो जाता है, भोगवा नदी हो जाएगा। और देखिए शहर की किलेबंदी की गई थी और किले के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भवन थे। यहाँ पर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भवन मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि लोथल में क्या है, तो लोथल से बहुत सारे प्रमाण आपको यहाँ पे मिलेंगे लोथल से। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये जो लोथल है भोगवा नदी के किनारे हो जाता है लोथल। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको बंदरगाह की प्राप्ति होगी, है ना। और यहाँ पे देखिएगा धान, है ना, धान कहें या चावल कहें, चावल की प्राप्ति होती है। यहीं पे देखिए बाजरे की प्राप्ति होती है, बाजरे की प्राप्ति। और यहीं से घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, है ना, यहीं से घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त होती है। और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट है कि फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ पाई गई है, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। फारस की खाड़ी की जो मुहरें है यहाँ से पाई गई है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने बंदरगाह की चर्चा किया था, तो लोथल से जलीय मार्ग से व्यापार होता था, है ना, लोथल से जलीय मार्ग से व्यापार होता था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और भी देखें, है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये है, कहता है कि लोथल से जलीय मार्ग से व्यापार होता था। लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा, है ना। हम लोगों ने काल की बात किया था, है ना। देखिए 2350 बीसी से लेकर के, है ना, 1750 जो बीसी है, यह कालखंड में हम लोग रखते हैं हड़प्पा सभ्यता का। और कहता है कि 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा, पतन होने लगा, है ना। और पतन के कई सारे कारण इतिहासकार ने दिए हैं, ठीक है, कई सारे कारण जो है इतिहासकारों ने दिए हैं। और इतिहासकारों के बीच में भी मतभेद दिखता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ कहता है आगे, और आगे हमारा जो है 6ठा नंबर हमारा अध्याय है जीवन के विभिन्न आयाम, है ना। जीवन के विभिन्न आयाम हो जाता है। देखिए जीवन की अगर बात यहाँ पे होता है तो दुनिया का हर चीज़ हमें नैतिकता का ज्ञान जरूर देता है। हम एक शिक्षक से क्या सीखते हैं, पढ़ना पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ यह नैतिक चीज़ें सीखना और सिखाना बहुत बड़ी बात है। आप जो टीचर बनने वाले हैं तो दुनिया के सबसे खूबसूरत जो फ्यूचर है उसका निर्माण आपके हाथों से होने वाली है। तो ऐसा ना हो कि बच्चों में वो नैतिकता न आए, है ना। नैतिकता लोग अपने घर परिवार से सीखते हैं, अपने परवरिश से सीखते हैं, है ना। और कुछ चीज़ की जिम्मेदारी साधु संत ऋषि मुनि जो हमारे भारत के मतलब खून में बसते हैं, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो योगदान है शिक्षक का होता है। कभी कभी देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, किसी पे कुछ भी कमेंट्स कर लेते हैं। कितना पतन होते जा रहा है समाज में, विद्यार्थियों का नैतिक पतन होते जा रहा है। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो हम इसका निर्माण करें। और साथ ही यही वजह है कि जब आप JRF या नेट वगैरह देंगे तो वहाँ पे एक यानी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो पढ़ना होता है। जब हम लोग दे रहे थे तो हम लोग पढ़े थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो व्यवहार की बातें हैं वो सिखाई जाती है ना। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ ये सब चीज़ भी देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लंबा वीडियो ना हो जाए, है ना। चलिए यहाँ पे जीवन के विभिन्न आयाम हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सेकंड वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।